हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का डे नंबर 28। देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि इकोनॉमिक्स एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, उसके बाद फिर अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 101 से मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, राइट। तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 191 से होगा। ठीक है, तो मतलब आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर आप ये सीरीज को मिस कर रहे हो और आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, है ना। आपको ये मिस नहीं करना है ना। आप सारे वीडियोस को वन बाय वन देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा डील भी कर दे रहा हूं, है ना, ताकि आपको ज्यादा समस्या ना हो उस टॉपिक में। क्लियर है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी कहता हूं, अगर कोई टॉपिक पे आपको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो पर्टिकुलर टॉपिक कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, है ना। तो आगे बढ़ो उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और सीरियस वे में पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे यूजी इकोनॉमिक्स का हो, पीजी इकोनॉमिक्स का हो, या यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का हो, या फिर सीयूटी पीजी का एग्जाम का प्रिपरेशन हो, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप रांची झारखंड से हैं तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डिक्रीज इन नेशंस मनी सप्लाई। मतलब निम्नलिखित में से कौन से मतलब कंट्री के मनी सप्लाई में, मतलब मुद्रा की पूर्ति में कमी लाएगा। ठीक है। ऑप्शन है अ डिक्रीज इन टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट घटा तो हमारा भाई डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो डिक्रीज, अगर टैक्स रेट इंक्रीज करता है, ठीक है, तो एक ऑप्शन चलो ये देखते हैं, डिक्रीज इन डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट अगर डिक्रीज किया जाए, है ना। या फिर एन ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज को परचेज कर ले रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं, एन इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है बैंकों का वो बढ़ा दे रहा है। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये जो है मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। बी जो है ये भी मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। सी भी मनी सप्लाई को बढ़ाएगा और ई भी मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, मतलब मनी का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ा देगा ये। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो मनी सप्लाई को घटाएगा। हमारा क्वेश्चन वही था, लीड टू डिक्रीज इन नेशनल मनी सप्लाई। ठीक है। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाते हैं, जिसके कारण मनी सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ गुड विल डेफिनेटली रिजल्ट इन डिक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। अच्छा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन एक आ गया, कोई बात नहीं। देखिए, ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है। क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर क्या हो, अगर मान ली, देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम डिमांड घटा दें तो क्या हो रहा है, डिमांड घटने से इक्विलिब्रियम प्राइस भी घट जा रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी घट जा रहा है ना। तो सप्लाई सप्लाई वही रहा, अनचेंज, नो चेंज, और डिमांड में कमी हो गया। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, नो चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड डिक्रीजेस। क्लियर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते क्या कहता है भाई, है ना। बाकी ऑप्शंस कह रहा है हमारे पास, एक तो कह रहा है इंक्रीज इंक्रीज, है ना। अगर मान लो सप्लाई भी इंक्रीज हो गया, डिमांड भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो अगर सेम प्रोपोर्शन में होगा तो प्राइस वही रहे, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगा। सवाल है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों घटना चाहिए। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। दूसरा कह रहा है इंक्रीज एंड नो चेंज, सप्लाई बढ़ गया पहले से, डिमांड वही रहा। तो भाई इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ये है, इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस तो घटा लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ गया ना। ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दोनों में कमी पूछ रहा है यहाँ पे हमसे। ठीक है। फिर 3 नंबर है, डिक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज करता है और डिमांड इंक्रीज करता है। ठीक है। तो अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस हुआ है ना,
तो क्वांटिटी तो वही रहेगा लेकिन प्राइस बढ़ जाएगा, ये भी तो नहीं हो सकता है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप डायग्राम में ही पुट करके देख सकते हो। क्लियर है? नो चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड डिक्रीजेस, देन देयर विल फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस एज वेल एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, 193 क्वेश्चन कह रहा है एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट द लेफ्ट। देखो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, एडी कर्व, ये लेफ्ट शिफ्ट कब करेगा? जब घट जाएगा, है ना। कब हो सकता है ऐसा? कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म, अगर कंज्यूमर और ऑप्टिमिस्टिक हो तो वो और डिमांड करेगा। पॉपुलेशन के कारण तो नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड और बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज पे जो कॉस्ट लग रहा है वो तो प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, वो सप्लाई को डिटरमाइन करता है। इनकम टैक्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स बढ़ जाए, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो पहले से घट जाएगा, भले ही प्राइस में कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 194 है, कहता है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व लोअर इन्फ्लेशन रेट आर एसोसिएटेड विथ। देखो आपने पढ़ा होगा, फिलिप्स कर्व जो है वो बेसिकली किसके बीच में ट्रेड ऑफ दिखाता है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। इन्फ्लेशन हाइयर है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन लोअर है तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई रहेगा। कह रहा है लोअर इन्फ्लेशन, लोअर मतलब हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 195 कहता है फॉर एन इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड बिजनेस ओनली। एक इकोनॉमी है जहां सिर्फ हाउस होल्ड है और बिजनेस फर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन। देखो क्या करता है, हाउस होल्ड जो होता है ये होता है प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, है ना, एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसमैन क्या होता है? जो हायर करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, है ना, एंड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके वो बेचता है। ठीक है, तो पहला है हाउस होल्ड आर प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज। नहीं, रिसोर्सेज का यूज करेगा बिजनेसमैन। ठीक है, और जो हाउस होल्ड होंगे दे आर कंज्यूमर, दे आर प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। ठीक, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस होल्ड आर यूजर ऑफ रिसोर्सेज एंड बिजनेस आर रिसोर्स ऑफ सेविंग। नहीं, ये भी नहीं है। हाउस होल्ड आर सप्लायर ऑफ रिसोर्सेज एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल, मैंने कहा ना, हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 196 ऑकुन्स लॉ रिलेटेड टू, है ना। देखिए ऑकुन्स लॉ है, ये बताता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो जीडीपी घटेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जीडीपी घटेगा। ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में। वैसे ही ग्रोथ रेट, जीडीपी से ही ग्रोथ रेट हम देखते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। अगर ऑकुन्स लॉ का डिटेल में वीडियो चाहिए तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पिक इज द डैश है टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। जो पिक होता है, आप बिजनेस साइकिल आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का बनता जाता है। ठीक है, ये जो पिक होता है ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपर टर्निंग पॉइंट, जो कि पिक पॉइंट के बाद फिर इकोनॉमी रिसेशन में आता है, फॉल करता है। ठीक है, जनरली क्लियर, तो इसको अपर टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, अगर बॉटम में रहेगा, ठीक है, तो लोअर टर्निंग पॉइंट बोलेंगे उसको। क्लियर है, नेक्स्ट 198 कांस मल्टीप्लायर इन्होंने, ये इंप्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर कंसेप्ट सबसे पहले इन्होंने दिया था, जिसका नाम था इंप्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसके बाद केन्स ने दिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर, क्वेश्चन 199 है, कहता है अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट कंजम्पशन हाइपोथेसिस, जो केन्स के द्वारा दिया गया है, जिसमें कहते हैं कि जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, वो कहते हैं पहला ऑप्शन है करंट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम। बिल्कुल सही, उनका मानना था कि अभी जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं ना वो हमारे करंट इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एमपीसी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। हाँ, ये एमपीसी जो हमारा होता है 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से कम होता है। मैंने कहा ना, जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, वो एमपीसी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, एज इनकम इंक्रीज एपीसी डिक्लाइन। हाँ, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा ना एपीसी घटता है। क्लियर,
फिर एज इनकम इंक्रीजेज एपीसी इंक्रीजेज, नहीं गलत है, तो ए बी सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन। देखो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट है, जो डुसेनबेरी ने दिया था, है ना, इन्होंने दो प्रकार के इफेक्ट बताए हैं पर बेस्ड था उनका थ्योरी। एक तो था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब जो सोसाइटी के कंजम्पशन पैटर्न है उसको देख करके कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होता है। रेचेट इफेक्ट मतलब पास्ट पीक इनकम जो होता है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, है ना। ये हमारा था 10 क्वेश्चन अभी तक। ठीक है, तो देखिए आज का आपका यहीं तक रहेगा, है ना। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर, आगे का टॉपिक्स को लेकर के, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, है ना। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपके लिए बहुत काफी है। अब आगे जो डिस्कस करेंगे, देखते हैं दूसरा पेपर स्टैटिस्टिक्स या मनी बैंकिंग या फिर इकोनोमेट्रिक्स कुछ भी लेकर के आऊंगा, वो पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आज का यहीं तक, धन्यवाद।